हेलो दोस्तों, ये क्लास 10 का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेक बोर्ड हैं या अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अगर इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ये सभी के सभी क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए क्वेश्चन है। क्योंकि हिंदी में हम आप लोग को लगभग बताएंगे लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए भी है क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, इसलिए आप लोग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब बारी बारी से इस क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आप लोग को इसको साइंस के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जहां हमको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होगा वहां हम आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे, लिख के बताएंगे, और जहां हमको लगेगा कि ये सभी के सभी क्वेश्चन सिर्फ आप लोग को ध्यान में रखते हुए कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आप जानते होंगे तो हम आपको सिर्फ उसका आंसर बताते चलते जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अगर देखिएगा तो आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और परीक्षा के लिए एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो दिया उसको देखिएगा क्योंकि आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताइए, सौर भट्टी आप लोग जानते होंगे, तो सौर भट्टी जो होता है उसमें किस तरह का दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, आप लोग अगर जानते होंगे तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। सौर भट्टियों में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अवतल दर्पण का, है ना। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे में लिखा हुआ है दूसरा नंबर कि किसी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। बताइए, किसी भी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा क्योंकि पहला में दिया वाट, दूसरा में दिया हुआ मीटर प्रति सेकंड और चौथा आप देखते होंगे इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर जो है 3 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देख रहे हो, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। सबसे पहले वक्रता त्रिज्या बराबर आप लोग फार्मूला जानते होंगे या आप लोग ये हम लोग पढ़े होंगे। कौन सा चैप्टर में पढ़े होंगे? तो इसको हम लोग प्रकाश में पढ़े थे, यानी लेंस, है ना, लेंस हो गया, दर्पण हो गया, इसके में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वक्रता केंद्र यानी आर बराबर फार्मूला क्या होता है? आर बराबर होता है 2f। और अगर हमको f बराबर अगर कोई पूछे तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा r/2। क्या होता है? r/2, क्योंकि ये 2 इधर जब आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, है ना। हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। क्योंकि आधी इसलिए क्योंकि देखिएगा f बराबर जब हम फार्मूला लिखें तो क्या लिखें? r/2, यानी f का जो मान होता है r का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। नीचे जब 2 दिया इसका मतलब भागा ही देगा ना, और जब कटेगा तो इसका मतलब क्या आधा ही तो होगा। अगर जैसे आप समझिए कि अगर हम लोग को पूछ दे, अगर r बराबर दे दे 20 सेंटीमीटर और हम लोग को पूछे कि r का मान कितना होगा, तो क्या बोलिएगा कि r का जो f का जो मान होगा, r नहीं f का जो मान होगा r का आधा होगा। अब आधा होगा इसका मतलब क्या करेंगे? 20/2 सेंटीमीटर काट देंगे, 10 बार में कट जाता है, इसका मतलब f बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग से कोई पूछता है कि बताइए r का जो मान है वो f से कितना है, तो 2 गुना है, और f का मान जो है r से कितना है, तो आधा है ना। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में क्या दिया था? 2 गुनी, चौथाई, इनमें से कोई, तो हम लोग जानते हैं आधी होती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। चौथा में क्या लिखा हो कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? जस्ट भी आप लोगों को बताएं, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 देखिएगा तो देखिए 4 नंबर, तो क्या है कि आपको जो दिया वो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। आर बराबर दिया हुआ है, आर को हम लोग वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र के लिए, तो आर बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ? आर बराबर दे दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। हम लोग को एफ निकालना बोलता है, तो एफ बराबर फार्मूला क्या होता है? एफ बराबर होता है r/2। यही तो फार्मूला भी जस्ट बताएं आप लोग। तो एफ बराबर 32/2 सेंटीमीटर। काटिएगा 2 से तो 16 बार में कट जाता है, इसका मतलब एफ बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन अगर मिला के देखते हैं तो देखिएगा चौथा में ऑप्शन कौन सा मिलता है? पहला मिलता है, क्योंकि दूसरा में 32 दिया हुआ, चौथा में, तीसरा में 40 दिया हुआ, चौथा में 60 दिया हुआ। इसका मतलब इसका कौन सा आंसर होगा? पहला होगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या से आधी होती है फोकस दूरी। अब अगला देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। बताए, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी और सीधा। तो यहाँ उल्टा दिया, वास्तविक दिया हुआ, आवर्धित दिया हुआ और सीधा दिया। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है, इसका मतलब सीधा ऑप्शन में दिया हुआ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब छठा नंबर में क्या दिया हुआ? वाहनों के पास दृश्य यानी पीछे देखने के लिए, है ना, गाड़ी आप लोग देखते होंगे, पीछे देखने के लिए एक साइड मिरर लगा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइड मिरर। वो दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए, साइड मिरर के रूप में, यानी हम लोग किसी वाहन में जो पीछे से आ रही वाहन है या और चीजें जो है उसको देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सबसे इसका जो सटीक आंसर वो कौन सा है? उत्तल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण नहीं हो सकता है, समतल दर्पण नहीं होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है
ध्यान से समझिएगा, इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब कि बहुत दूर की वस्तुओं को का भी प्रतिबिंब इस दर्पण पर बना सकता है या बन सकता है। इसलिए इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों में साइड मिरर के रूप में। अब बोलिएगा सर साइड मिरर के रूप में होता है, बहुत कुछ नहीं समझ पाते होंगे कि सर साइड मिरर, तो आप लोग देखिए दो पहिया वाहन जब चलाते हैं तो देखिएगा जो हम लोग ग्लास लगा रहा, शीशा जो लगा रहता है पीछे से आ रही हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड मिरर बोलते हैं, है ना। तो ये तो इसका ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। यानी इस तरह का जो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण यूज होता है वो होता है उत्तल दर्पण का। चलिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं कौन सा देखेंगे, सातवां नंबर। सातवां नंबर आप देख रहे हैं, सातवां में क्या लिखा, लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है। अब बताइए लेंस की क्षमता हम लोग जानते हैं डायोप्टर, लेकिन उसका फार्मूला आप जानते हैं, तो फार्मूला देखिएगा, लेंस की क्षमता यानी P बराबर होता है 1/f। क्या होता है, 1/f, ये होता है इसका फार्मूला। तो P बराबर 1/f होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिएगा P बराबर 1/f पहला में ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, पहला होगा। दूसरा में दिया है P, है ना, ये क्या दे दिया हुआ, तो P बराबर, ये P बराबर नहीं, P है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 8 नंबर देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 8 नंबर में देखिए लिखा हुआ नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है। लिखा हुआ है 2PbO यानी लेड ऑक्साइड दिया और कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या हो रहा है, Pb अलग हो जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें हम लोग को क्या बोलता है, यानी शीशा के बारे में दिया हुआ है, तो शीशा जो है अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसमें हम लोग को ए ऑप्शन दिया हुआ। अब इस ऑप्शन को हम लोग अगर मिला के देखते हैं तो इसका कौन सा होगा, पहला में दिया हुआ ए बी होगा या ए सी होगा या ए बी सी होगा या सभी होगा, ऐसा हम लोग को दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, पहला होगा। इसका कौन सा होगा, पहला। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिन अभिक्रिया में उष्मा मुक्त होती है अभिक्रिया क्या है। आप लोग सबको पढ़ चुके हैं, जिस अभिक्रिया से उष्मा मुक्त होती है उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और जिससे उष्मा नहीं मुक्त होती यानी ग्रहण करती है उसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसमें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा, ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा होगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी के सभी आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़ लिए होंगे, लगभग आपको स्कूल में और कोचिंग के माध्यम से अगर पढ़ते होंगे तो सभी के सभी चैप्टर, इस तरह के चैप्टरों को पढ़ लिए होंगे। तो इसको आप लोग अपने से भी एक बार बनाने का कोशिश कीजिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 10वां नंबर। 10वां में लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस Al, यानी आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाया गया, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। अब बोलता है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाना, ये आप लोग जानते होंगे, यानी दो को मिलेगा तो एक चीज बनेगा, तो ये तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि इसमें दो को मिलकर एक तो नहीं बना, दो बन रहा तो ये भी नहीं होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी आयन जो इसके ऊपर में लगा वो इधर उधर होता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा में दिया हुआ है कि इस वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, एक रहेगा और टूटेगा तो दो या दो से ज्यादा बनेगा, ऐसा भी नहीं। तीसरा में दिया हुआ विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ हटा देता है, यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो पदार्थ रहेगा या तत्व रहेगा वो अपने से कम तत्व अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटा के उसका स्थान को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब इसे एग्जांपल समझिए, सोडियम पोटेशियम, है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ। अब इसके सामने कोई दूसरा पदार्थ रहेगा तो उसको हटा देगा और सोडियम क्या करेगा, उसका स्थान को खुद ले लेगा। तो इसका मतलब इस तरह, ये दोनों में देखिएगा तो आयरन और एल्युमिनियम, तो ये दोनों में देखिएगा एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है और आयरन जो है कम अभिक्रियाशील, इसलिए आयरन को हटा दिया और आयरन के जगह पे कौन आ गया, देखिएगा आयरन जो है उसको हटाने, लोहा को हटा दिया और लोहा के स्थान पर आ गया कौन, आ गया एल्युमिनियम, और लोहा जो है आयरन जो हट के क्या हो गया, वो अलग हो गया, इसलिए हम लोग को देख सकते हैं इस, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा होगा। अब देखिए 11 नंबर लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र देखिएगा कक्षा 9 में भी आप लोग सूत्र बनाने सीखोगे। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्सीजन, वो इसका भी होता है 2, इसका भी होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करें, A2O2 दोनों से कट जाएगा, तो जाएगा MgO, यही होगा MgO होगा। तो Mg होगा इसका सूत्र, तो MgO किसमें दिया हुआ है, तो देखिएगा MgO जो दिया हुआ कौन सा दिया हुआ है, चौथा में, क्योंकि पहला में दिया Mg2O, MgO2, Mg, उसके बाद क्या OH का होल 2 और Mg, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, 4 है, यही आंसर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में देखिएगा, जल की विद्युत अपघटन में
मुक्त हुए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है। पता है इसका मोलर अनुपात कितना होगा? आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन, एक बार आप लोग अच्छा से देख लीजिए। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है। पता है मोलर अनुपात क्या होगा? तो इसका मोलर अनुपात क्या हो सकता है? तो देखिए इसमें दिया हुआ है 1:1, 4:1, 1:2 या 2:1। तो हम लोग जानते हैं कि जल का जो सूत्र होता है क्या होता है H2O। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, चौथा होगा इसका। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में क्या देख रहे हो? कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं तो वैसे अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया का होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि इसमें जो पदार्थ एक बार जो बन जाएगा दोबारा फिर उसको उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, उसका सभी के सभी गुणधर्म बदल जाएगा। तो उसे पदार्थ को वैसे अभिक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे दूध से दही बन गया, बताइए दही को फिर दूध बना सकते नहीं, एक बार जो बदल गया दोबारा उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। भोजन का टूटना, बताइए भोजन टूट जाता है। अगर हम लोग भोजन करते हैं तो जब हमारे भोजन पेट में जाता है तो क्या होता है? एक अलग तरह का चीजें बन जाता है। अब बताइए उस चीज को फिर से दोबारा अगर हम लोग भोजन के रूप में बोला जाए तो क्या हो सकता है? नहीं, एक बार बदल जाने के दोबारा फिर उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब ये भी क्या मेरा हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। किण्वन अंगूर, यानी अंगूर से क्या किया जाता है? अंगूर का किण्वन हो जाता है। जब अंगूर का किण्वन, अंगूर से किण्वन बन गया तो किण्वन से अंगूर बनाया जा सकता नहीं। तो ये भी क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब तीनों के तीनों सही है। इसका मतलब कौन सा का? उपरोक्त में से सभी के सभी होगा। ठीक। अब अगला हम लोग आ जाते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या अभिलक्षण। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया का क्या अभिलक्षण होता है? हम लोग सभी को जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है तो उसमें गैस निकलता है, उसका रंग बदल जाता है, उसके बाद लिखा तलछट का बनना है ना, उसमें कुछ अवशेष का निर्माण होता है ना, कुछ अवशेष बनता है। तो ये सभी के सभी जो है, ये सभी के सभी रासायनिक अभिक्रिया में घटित होता है। इसका मतलब ऑल होगा, इसका सभी के सभी होगा। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 50 नंबर। 50 नंबर आप लोग देखते होंगे। 15 में क्या दिया हुआ? 15 में लिखा हुआ निम्न कौन धीमी अभिक्रिया का उदाहरण। इसमें कौन सा अभिक्रिया है जो धीमी होती है? जैसे लोहे में जंग लगना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, उसके बाद है गंधक का जलना, सोडियम का पानी से अभिक्रिया। ये चारों में से कौन सा होगा जो धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, एक साथ तेजी से अभिक्रिया नहीं करता? तो देखिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा पहला, लोहे में जंग लगना। क्योंकि लोहे को अगर हम लोग खुला छोड़ देते हैं, खुला अवस्था में रखते हैं, तो लोहे में ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन या तुरंत इसमें जंग लग जाता है। इसको जंग लगने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद वायुमंडल के नमी को क्या करता है? लोहा क्या करता है? अवशोषित करता है, उसके बाद अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक भूरे रंग का परत चढ़ा लेता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जंग लगना। लेकिन यह प्रक्रिया लंबे समय धीरे धीरे होता है, लेकिन ये सब सभी प्रक्रिया बहुत तेजी से काम करता है। जैसे अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी इस अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया कीजिएगा तो तुरंत अभिक्रिया को क्या करेगा? लवण बना देगा। इसी तरह से गंधक का जलना, जैसे हम लोग किसी गंधक को जलाते हैं उससे वो तुरंत जल उठेगा। सोडियम का पानी से भी, सोडियम को अगर पानी में मिला दिया जाए तो सोडियम तुरंत पानी के साथ अभिक्रिया कर लेगा। लेकिन लोहे में जो जंग लगता है वो थोड़ा धीमी प्रक्रिया होती है, और ऐसा नहीं कि जंग नहीं लगती, लेकिन ये प्रक्रिया होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं धीमी अभिक्रिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? आप बताइए लाल को जो नीला कर दे, लाल को क्या कर देता है? नीला। तो जो लाल को नीला कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारक। और जो नीला से लाल कर देता है उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। अब बताइए जो क्षारक का जो मान होता है, पीएच मान, वो कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। जो 7 से जितना भी अधिक रहेगा वो सभी के सभी क्या होगा? क्षारक का पीएच मान होगा। तो बताइए 1 है, तो 1 क्या है? 1 जो होता है वो अम्ल का होता है, 4 भी जो होता है वो अम्ल का होता है पीएच मान, 5 भी जो होता है वो अम्ल का होता है पीएच मान, लेकिन 7 जो होता है वो उदासीन का होता है। 7 से नीचे वाला सारा मान अम्ल का होता है, और 7 से सभी के सभी ऊपर वाला मान जो होता है क्षारक का, और जो 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। जैसे एग्जांपल आप समझिएगा तो हो गया पानी, पानी क्या है? उदासीन है। तो यहां दिया हुआ है 10, और हम लोग को क्वेश्चन में जो पूछा है कि लाल लिटमस को नीला कर दे। ध्यान दीजिएगा, लाल से नीला, लाल से नीला, देखिएगा लाल से नीला, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्षारक, और नीला से लाल, तो नीला से अगर लाल होगा तो क्या हो जाएगा? ये अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। तो लाल लिटमस को नीला कर देता, लाल को क्या करता? लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब क्षारक, और नीला से लाल कर देगा तो अम्ल हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17।
अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? बताइए, अगर हम लोग को अपच हो जाता है, अपच क्या होता है? जैसे हम लोग खाना खाने के बाद देखते होंगे खट्टा ढकार आता है या कड़वाहट ढकार आता है, तो हम लोग इस तरह के ढकार ही क्या होता है, पेट भरा भरा लगता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपच बोलते हैं। तो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें 5-4 दिया हुआ है, लिखा है एंटीबायोटिक, पीड़ाहारी, एंटीसिड या लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एंटीसिड होगा। क्या होगा? एंटीसिड। एंटीसिड का उपयोग करते हैं हम लोग अपच के रूप में, ठीक है। जब अपच हो जाता है उस समय इसका उपयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है? अपच ठीक हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल जलीय विलयन को देता है। बताइए, अम्ल जो है वो जलीय विलयन में क्या देता है? तो अम्ल जो होता है तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन ये दोनों देता है। ध्यान दीजिएगा, अम्ल जो होता है जलीय विलयन को ये दोनों देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, पहला और दूसरा दोनों, यानी बोथ हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं इसके आगे 19 का। चलिए 19 नंबर में क्या दिया? अम्ल तथा क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल बनता है। या क्रिया क्या कहलाता है? जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या करता है? लवण और जल बना। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा तीसरा। अब बताइए 20वां नंबर में क्या लिखा? क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होगा? पता है क्षारीय घोल जो दिया हुआ उसका पीएच मान क्या होता है? तो देखिए, क्षारीय क्षारक, हम अभी आप लोग को बताएं क्या कि क्षारक का मान 7 से जो भी ऊपर रहेगा, 7 से ऊपर सभी के सभी क्या होगा? क्षारक होगा, और 7 के नीचे सभी के सभी अम्ल होगा, और 7 के जो बराबर रहेगा वो क्या हो जाएगा? उदासीन होगा। तो देखिए ये जो है ये क्या है? तो इसमें हम लोग देखेंगे जब पीएच मान 7 से ज्यादा रहेगा, 7 से कितना रहेगा? ज्यादा, 7 से ज्यादा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा पहला, क्योंकि जो पीएच मान है वो 7 से ज्यादा है। देखो ये ग्रेटर देन का चिन्ह दिया, इसका मतलब 7 से ज्यादा। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा रहेगा वो सभी के सभी क्या होगा? क्षारकीय होगा। जबकि जो 7 से कम होगा अगर जिसका पीएच मान, तो ये क्या होगा? देखिए ये मेरा हो गया क्षारकीय, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया अम्लीय हो गया, ठीक है, और ये हो गया उदासीन, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब बताइए रक्त का पीएच मान क्या होगा? 21 नंबर क्वेश्चन अगर देख रहे होंगे तो बताइए रक्त का जो पीएच मान जो होगा वो कितना होगा? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो ध्यान में इस बात को रखिएगा कि वो 7.4 होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 यानी क्षारकीय होता है। तो ये 0, 2, 4 ये क्या? ये सब अम्लीय है, लेकिन 7.4 जो है वो क्षारकीय है। इसका मतलब हम लोग का जो खून होता है, ब्लड जो होता है वो क्षारकीय होता है, और खून का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अब हम लोग को क्या दिया? इमली में पाए जाने वाला अम्ल। बताइए इमली में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, या कौन सा अम्ल पाया? यहाँ लिख दिया ऑक्सेलिक अम्ल, यहाँ दिया टार्ट्रिक अम्ल दिया हुआ है, साइट्रिक अम्ल दिया हुआ है, और लैक्टिक अम्ल दिया हुआ है। आप लोग अगर जानते होंगे तो आप लोग पहले से पढ़ लिए होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन इसका जो होगा वो होगा टार्ट्रिक अम्ल होगा, यानी दूसरा नंबर का होगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। बताइए वृक्क जो है वो किस तंत्र का एक भाग है? मनुष्य के शरीर में जो वृक्क पाया जाता है, वृक्क वो किस तंत्र का भाग है? ये हम लोग को क्वेश्चन बोला है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। ये 4 को ऑप्शन दिया हुआ। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा उत्सर्जन, है ना। अब अगला में दिया पादप में जाइलम उत्तरदायी। पादप में जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी? देखो जा का यहाँ शब्द दिया हुआ, जा का मतलब समझ जाइए, ऐसा समझ के रखिए, जा का मतलब जड़ और जल, है ना। तो ये जल से संबंधित है, जा है मतलब जल से। तो जल इसमें किससे संबंध कहा है? तो जल का वहन। इसका मतलब कि पादप में जो जाइलम होता है वो जल का वहन के लिए उत्तरदायी होता है। भोजन के वहन के लिए नहीं होगा, अमीनो अम्ल का वहन के लिए नहीं होगा, ऑक्सीजन का वहन के लिए नहीं होगा। इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? जल का वहन। चलिए तो ये हो जाएगा इसका पहला आंसर। अब हम लोग आगे दिया, लिखा पाइरुवेट के विखंडन से एक कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहां होता है? बताइए क्रिया किस जगह पे होता है? तो आपको बता दें ये क्रिया जो होता है ये क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला में लिखा हुआ क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो देखिए क्षुद्रांत में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो पेप्सिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा होता है। क्षुद्रांत जो होता है एक होता है क्षुद्रांत, एक होता है वृत्तांत। क्षुद्रांत बोला जाता है छोटी आंत को। तो प्रोटीन जो होता है छोटी आंत में जब पाचन होता है उस समय जिस एंजाइम की आवश्यकता हो उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम के कारण से ही प्रोटीन का पाचन होता है, किसमें? क्षुद्रांत में होता है ना। अब अगला में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 का दिया, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। बताइए यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो आप लोग को बताते हैं यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है 20 से लेके 40 mg तक होता है, ठीक है, यानी 20 से 40 mg तक होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन में दोनों से दिया हुआ है। जब ऑप्शन में अगर दोनों दिया हुआ है तो अब हम लोग ये देखना है कि 100 mg भी दिया, 20 mg भी दिया हुआ, 30 mg भी दिया हुआ और 40 mg भी दिया। तो इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा?
सबसे पहला तो इसका जो आंसर होगा 20 से 40 दिया, इसका मतलब सामान्य जो है वो कम से कम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 20 mg होना। इसका मतलब मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य जो मात्रा होती है वो कितना होती है 20 mg होती है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा तो लिखा हुआ है क्या कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। बता प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया पेड़ पौधे करते हैं तो बताइए किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है तो उस समय जो प्राप्त होती है वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है ग्लूकोज। इसका सूत्र आप लोग जानते होंगे, ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, यही होता है इसका फार्मूला, ग्लूकोज का सूत्र यही होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला में क्या दिया हो 29 नंबर देख रहे हो। 29 में लिखा हुआ है रेजिन एवं गोंद कहां संचित रहता है। बताइए जो रेजिन और गोंद जो प्राप्त होता है हम लोग को वो कहां से प्राप्त होता है, ये कहां संचित रहता है। संचित का मतलब भंडारित, जिस जगह पर जमा रहता है, कहां रहता है। तो क्योंकि रेजिन और गोंद होता है वो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, लेकिन पेड़ पौधे से जो प्राप्त किया जाता है तो पेड़ पौधे में ये कहां रहता है। तो कहां लिखा, इसमें लिखा फ्लोएम में रहता है, क्या लिखा है कॉर्टेक्स में रहता है, छाल में रहता है या पुराने जाइलम में रहता है। तो इसका सही आंसर जो है वो छाल है, क्योंकि किस में रहता है छाल में रहता है। अब हम लोग 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग यानी मछली जो है वो किस अंग से श्वसन करती है। तो हम लोग सभी को जानते हैं मछली जो है वो गिल से श्वसन करती है, गलफड़ा से। आप लोग देखिएगा मछली के दोनों साइड में गलफड़ा होता है, जो अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिएगा तो दोनों गिल्स फूलेगा और सिकुड़ जाएगा, फूलेगा सिकुड़ जाएगा, फूलेगा सिकुड़ जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गिल्स बोला जाता है। ये हो गया त्वचा, ये हो गया फेफड़ा, ये हो गया नाक। तो हम लोग नाक के द्वारा श्वसन, अब देखो नाक के द्वारा कौन करता है, फेफड़ा के द्वारा कौन करता है, त्वचा के द्वारा कौन करता है। त्वचा के द्वारा जो है ना रेंगने वाला जीव करता है, जिससे कौन कौन सा हो गया, जैसे आप केचुआ वगैरह ले लीजिएगा त्वचा से श्वसन करता है। ठीक है, मेढक जो होता है वो त्वचा से भी श्वसन करता है और फेफड़ा से भी श्वसन कर लेता है, यानी नाक के द्वारा सांस लेकर फेफड़ा के द्वारा भी करता है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अब अगर इस चैप्टर को, अगर जितने सारे क्वेश्चन आया वो सभी चैप्टर को पढ़े होंगे तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान लगा। अब इसको 1 से 2 बार और देख लीजिएगा और ये परीक्षा की दृष्टि के लिए आप इसको उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए धन्यवाद।